हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है अपना इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, यू ऑल नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से हमने इसको स्टडी किया था, डिफरेंशिएट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी किया था। ठीक है ना, तो हमने वहां पर इसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो हेडिंग डालेंगे, ये अपना चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है बेटा यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है तो मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस क्या होता है, दे फॉर्म कैटाइंस। ओके, ये क्या फॉर्म करते हैं, कैटाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये क्या बना रहे हैं, आपके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और उस पॉजिटिव आयन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। दैट्स व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब हम बात करते हैं उसकी बाइंडिंग साइड्स कितनी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग साइड, जैसे कि हमारे पास 2 हैंड्स हैं। ठीक है ना, इनसे मैं एट ए टाइम 2 थिंग्स को मैं होल्ड कर सकता हूँ, 2 चीजें पकड़ सकता हूँ अपने हाथ से, तो मेरी बाइंडिंग साइड कितनी हो गई, 2। ऐसा होने से किसी के 4 हाथ होते, ठीक है ना, तो उसकी बाइंडिंग साइड कितनी हो जाती है, 4 हो जाती, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। मतलब कोई भी एक एलिमेंट किसी एक अदर एलिमेंट के साथ कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना, कितने एटम्स को वो अपने उनके साथ ज्वाइन हो सकता है, उनको अपने साथ बाइंड कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ओके, तो किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो किस पर डिपेंड करती है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि मेटल्स जो होती है ना, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है, बिकॉज इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहां से आता है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट है अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, ये 3 वेज होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास। तो यहाँ पर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, तो इसके अंदर मेटल्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, बिकॉज मेटल नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं, आप सबको पता है क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं, ऑलवेज कैटाइन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, काफी ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी देनी पड़ेगी ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, जो काफी ज्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई वी कांट ऐड द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम, हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 1, 2, 8, 1। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज फिर से इंक्रीज होगा,
तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है और इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती सिस्टम को और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है मेटल्स के लिए, दैट्स व्हाई नेचुरली मेटल्स डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नॉन में जो मेटल्स हैं वो मेटल्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ metal will be 2,8 and after losing electron the species is formed is called cation। इसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। जब इसका आउटरमोस्ट शेल ये था पहले, ये के शेल, एल शेल एंड एम शेल, अब इसके पास ओनली 2 शेल्स रिमेनिंग है, ठीक है ना। कौन कौन सी है, के एंड एल। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन द शेल विल बी डिलीटेड। शेल क्या हो गई, डिलीट हो गई है। शेल डिलीट मतलब नो इलेक्ट्रॉन नो शेल। शेल्स मींस व्हाट, शेल्स क्या होते हैं, द इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर उसका पाथ होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका पाथ भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 2,8,2 होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये भी क्यों करेगा, बिकॉज ये 6 मोर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। और वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Mg2+ आयन। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल its electronic configuration will be 2,8 means outermost shell इसकी कैसी हो गई, इनर्ट गैस के जैसी होगी। मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, नियोन के जैसा हो गया। मतलब ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बना लेता है, ये Al3+ आयन बना लेता है बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8। इस तरह से आपके जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मेटल्स एग्जिबिट 1, 2 और 3 वैलेंसी, ठीक है। इनको ये कितनी वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, 1, 2 और 3। इसके अलावा और भी एलिमेंट आप चाहो तो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हमने लिया, ठीक है। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू Ca2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8 मींस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, आर्गन जैसा हो गया है, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना चाहता है, बिकॉज इनर्ट गैसेस मैक्सिमम स्टेबल होती हैं, उनका जो स्टेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। क्यों, बिकॉज उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 0 हो जाती है, बिकॉज वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बियर करते हैं, ठीक है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। वैसे ही हम बात करते हैं कोई और भी मेटल आप चाहो तो ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें पोटेशियम के बारे में, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,8,1। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसमें तो कर सकते हैं, बड़ा एटम है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें 7 मोर इलेक्ट्रॉन हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये K+ में चेंज होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,8, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो मेटल्स हैं, मेटल्स 1, 2 और 3 वैलेंसी शो करती हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी 2 चीजें होती बेटा अपने पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में और वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, दोनों काफी ज्यादा डिफरेंस। आपका वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, होल नंबर में ही होगी वैलेंसी, लेकिन आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका
इमेजिनरी चार्ज होता है बॉन्डेड एटम्स के अंदर, ठीक है ना। कोई भी एक नॉन बॉन्डेड एलिमेंट जब बॉन्डेड कंडीशन में जाता है, बॉन्डिंग करता है, तो कंबाइंड स्टेट में उसके पास कितना इमेजिनरी चार्ज है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये वैलेंसी ऑफ मेटल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, नॉन मेटल्स के अंदर बात करते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे कि हम बोला कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 2 4, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करता है। आ रही बात समझ में? ये एनाइन केटाइन दोनों में कन्वर्ट होता है, कार्बाइड आयन बनता है, लेकिन यहाँ पर बात करें इन जनरली तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम बाद में लेंगे। तो इससे पहले हम जैसे नाइट्रोजन को हमने ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे भी आपको, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 5। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इसके अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू द N3-। नाइट्राइड आयन में ये चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा इसका? 2 8 हो जाएगा। ओके, जैसे हमने अब कार्बन की बात कर रहे थे, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर देखो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए में काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम को ऐड करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर भी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा। या फिर बात करें कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है ना। लूज करेगा तो काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और C4- आयन बनाता है, कार्बाइड आयन का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8। लेकिन ये किस केस में करता है ऐसा? जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कोई अदर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तब ये प्रोड्यूस यहाँ पर, तब ये चीजें इसके अंदर होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाता है? O2- में चेंज होगा, ठीक है ना, O2-, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2 8। किसके जैसा हो गया? नियोन के जैसा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में चेंज हो जाता है? F- में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका नियोन के जैसा। तो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8, ठीक है। एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक इनर्ट गैस, ठीक है। उसके लिए क्या करता है? कॉम्बिनेशन का क्या रूल है कि या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो इन जनरल हम बात करते हैं, तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं किससे? वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स इज कैलकुलेट बाय 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे किसमें से? 8 में से। तो इससे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट हमें मिल जाएगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक इनर्ट गैस, इजंट इट। अब आप कोई भी एलिमेंट का देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि फॉस्फोरस के लिए बोलेंगे तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 5, ठीक है। फॉस्फोरस फॉस्फाइड आयन बनाएगा बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये P3- में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2 8 8। इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ओके।
तो ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वैलेंसी थी, तो इससे कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में आपको पता चला। अब यहाँ पर हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो वैलेंसी से रिलेटेड भी है, और इससे हम यहाँ पर आपको पता चलेगा, आइडिया होगा कौन सा कंपाउंड बनना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वैलेंसी से पता चलती है, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको यहाँ पर वन बाय वन एक एक जो थिंग्स, कुछ चीजें आ रही है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उनको रिलेट करते चलिएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हम यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको पता चल गया कि मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यू ऑल नो अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द अबंडेंट एलिमेंट इन द एयर। एयर के अंदर ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो एयर के अंदर ये अवेलेबल है, तो एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आता है, तो एलिमेंट्स जितने भी हैं सारे के सारे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स जो नॉन रिएक्टिव मतलब या लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, वो इजीली रिएक्शन नहीं कर पाते। लेकिन मोस्टली एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, यस और नो, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। और मेटल आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और ऑक्सीजन जो है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, वाटर में मिक्स किया जाता है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका सॉल्यूशन करते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं ये, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन क्यों बनता है, बिकॉज मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे कि हम बात करते हैं इसके अंदर कि लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। जब इस लिथियम ऑक्साइड को, ये लिथियम मेटल है, ठीक है ना, आप साथ में इसका नेम लिखते चलिए, ठीक है। लिथियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के आपका लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा इससे। और ये जो लिथियम ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। कैसे होता है कि जब लिथियम ऑक्साइड को आप यहाँ पर वाटर में डिसोल्व करते हो, Li2O को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो, वाटर में मिक्स करते हो, तो ये क्या बनता है, LiOH बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। इट विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसे पता चला कि ये बेसिक नेचर का होता है, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या, जैसे कि हमारे पास फिनोप्थेलीन है, उससे पता कर लेंगे, हमारे पास लिटमस है, उससे पता कर लेंगे, हमारे पास टर्मरिक जूस है, उससे पता कर लेंगे, ठीक है ना। ये हाईली रिएक्टिव होता है भैया लिथियम, है ना, बिकॉज ये विग्रेसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे ये लिथियम को ओपन एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम है वो आपका ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ठीक है ना, ये आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। H2O से रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन की चल रही है ना अभी बात, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएगा ये, Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, Na2O को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो, H2O के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो ये क्या बनाता है, NaOH का फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे पता चला, हमने इंडिकेटर से इसको चेक किया है, ठीक है। इंडिकेटर से चेक करेंगे तो ये आपका जो फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन के साथ ये कौन सा बिहेवियर शो करता है, चेंज इन कलर। कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन के साथ ये पिंक कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये तो हो गया सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम इसके अंदर बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सोडियम के बाद जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो है
पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है आपका पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है ना, ये जो K2O है ये आपका कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है ये भी। ठीक है ना, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और इस पोटेशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसोल्व करते हो, H2O में डिसोल्व करते हो, तो ये कैसा क्या बनाता है, यहाँ पर KOH का फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लाइकवाइज अदर एलिमेंट्स सच एज, जैसे कि हमने बात करा यहाँ पर कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, ये सब आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आपके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, MgO। ये क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, Fe2O3। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो इन ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। पहले कैसा था, सॉल्यूशन ही नहीं था, बिकॉज ये तो सॉलिड है। ठीक है ना, इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, बेसिक नेचर में आपके चेंज हो जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है इससे रिलेटेड, मैग्नीशियम से रिलेटेड। आप लोगों को पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम आपका एक स्ट्रिप की फॉर्म में आता है, तो इस मैग्नीशियम रिबन को आप डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते, इसको पहले आपको गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जब आप इसको हीट कर रहे होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही ये एक बार इग्नाइट होता है तो फिर ये कंटिन्यूसली बर्न होता रहता है। कब तक, जब तक कि पूरा मैग्नीशियम फिनिश नहीं हो जाता। क्यों, बिकॉज जैसे ही आप इसको बर्न करते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब ये अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेगा तो इससे क्या होगा, उसका कंबशन स्टार्ट होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता रहता है। कब तक, जब तक कि पूरा मैग्नीशियम रिबन फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है ना, ये पूरा आपका बर्न होता रहेगा। ठीक है, तो और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये व्हाइट कलर की ऐश मिश्रण में मिलती है। ऐश जो है ये कैसी होती है, बेसिक। कैसे पता चला, इसको हमने वाटर में डिसोल्व किया है। वाटर में डिसोल्व किया है तो वाटर में डिसोल्व करके हमने देखा है कि एक सॉल्यूशन बना रहा है आपका, और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, व्हाइटिश सॉल्यूशन, आपका मिल्की सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, और इसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, और इसकी बेसिक नेचर ये आपका वीक बेस है। ठीक है ना, वीक बेस, इसलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं एंटासिड्स की फॉर्म में। एंटासिड क्या होते हैं, जो हमारी एसिडिटी को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको एंटासिड मेडिसिन आती है मार्केट में, सिरप आती है, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है कि हमारी एसिडिटी को रिलीव करने के लिए। एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, उसको भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, कॉपर भी है, कॉपर भी आपका ऑक्सीजन के साथ अगर इसको बर्न करेंगे तो ये भी आपका कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी मेटल्स, मोस्टली मेटल्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, isn't it? तो यहां पर हम बात करें, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब क्या होता है एम्फोटेरिक, क्या होता है एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक होता है, जैसे कि आपने एम्फीबियंस का नाम सुना है, एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया। वैसे ही वो टर्म वहां से ली गई है, एम्फोटेरिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, है ना। दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं दे कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है ना, तो ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं कौन से होते हैं, तो BeO होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड होता है आपका, ठीक है ना, एक्टिन ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारे पास इसके अंदर ये थी चीजें। सेकेंड रिएक्शन हम इसके अंदर लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों इसके अंदर, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर। काफी इंटरेस्टिंग है, वाटर के साथ आप यहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराते हैं।
ठीक है ना। तो किस तरह से देखो यहाँ पर रिएक्शन होगी, जो मेटल्स हैं वो आपकी वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां पर जो है मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। अब यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो कौन से मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन, मतलब जो मेटल्स हैं कौन वाटर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं या वाटर के साथ इनका इंटरेक्शन किस तरह से होता है। तो मेटल्स हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स है हमारे पास। जैसे हम बात करते हैं कि सोडियम हमने लिया, ठीक है ना, सोडियम जो है आपका कोल्ड वाटर से आइस कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है, ठीक है ना, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है, काफी विग्रसली रिएक्शन होती है, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम 2 मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से विग्रसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट विद वाटर, कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शंस को बैलेंस करते चलिए साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, और नहीं है बैलेंस तो इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, 2Na 2NaOH, ठीक है, 2H2O, ठीक है। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, पॉप साउंड के साथ। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो गैस लिबरेट हो रही है, गैस के जो बबल्स निकले इस रिएक्शन के अंदर, उन बबल्स को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और उसको बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। और ये रिएक्शन तो इतनी एक्सोथर्मिक है कि जैसे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है वो फायर कैच कर लेती है, बिकॉज हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है भाई, ठीक है ना, इसका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, तो ये जल्दी फायर कैच कर लेती है, काफी लो टेम्परेचर पर ये फायर कैच कर लेती है, ठीक है ना, और पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है, ब्लास्ट होता है भाई इसका, मैं रिएक्शन करा होगा आपने कभी, ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है विग्रसली, किसके साथ, वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, KOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, sodium and potassium can react vigorously with cold water। ये कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहां पर बट जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का केस अलग है थोड़ा सा ना, बट कैल्शियम slowly react with कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम, लेकिन उसके साथ स्लो रिएक्ट करता है, बट हॉट वाटर के साथ बट विग्रसली रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ ये विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम आपका अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट है, कैल्शियम को हम वीक नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम आपका वीक बेस नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के अंदर भी लिया जाता है समटाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपका कोल्ड एंड हॉट दोनों से रिएक्शन करता है। कैसे पता चलेगा कि विग्रस हो रही है या रिएक्शन नहीं हो रही है, आपके पास ही इसका आंसर होना चाहिए। जैसे ही मैं वाटर के अंदर, वो वाटर का कंटेनर है, बीकर है, उसके अंदर मेटल ऐड करता हूँ, जैसे मैंने मेटल ऐड की तो फटाफट से आपको गैस के बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स क्या, फास्ट रिएक्शन है, रैपिड रिएक्शन है, तो विग्रसली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कैल्शियम को मैंने कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो आपके अंदर जैसे मेटल डाला तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं मतलब रिएक्शन होना स्टार्ट हो रही है, मतलब स्लो रिएक्शन हो रही है कोल्ड वाटर के अंदर। लेकिन जैसे आप इसको हॉट वाटर के अंदर ऐड करते हैं कैल्शियम को, तो जैसे इंस्टेंटली आप उसको ऐड करेंगे वैसे गैस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन कैसी होती है, हमारी आपकी विग्रस होती है हॉट वाटर के अंदर। तो वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम क्या बनाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं
कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वो ओनली बॉइलिंग वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं। लिखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट लाइन से, बट सम मेटल्स, नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, ठीक है। some metals cannot react with cold water, ठीक है ना, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है ना, एंड कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट और बॉइलिंग वाटर, या तो हॉट वाटर के साथ करेंगे रिएक्शन या फिर बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कभी कि मैग्नीशियम, यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है और इधर दे दिया आपको कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, और ये नीचे लिखा हुआ है कोल्ड वाटर, ठीक है, दिस विल नेवर हैपन। क्यों? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, रात दिन पड़े रखो इसको, इसमें नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर या फिर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर और बॉइलिंग वाटर से ही रिएक्शन करता है, और क्या बनाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। लेकिन कुछ मेटल्स हैं वो बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते। देखो मेटल्स जो ना धीरे धीरे नालायक होती जा रही है हमारे लिए, ना, कैसे? पहले मेटल बिल्कुल डेलिकेट थी हमारे लिए, जैसा बोला वैसा कर लिया, कोल्ड वाटर से करना है कर लो, बॉइलिंग वाटर से करना है कर लो। अब धीरे धीरे देखो इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलेंगे कि बट some metals do not react with boiling water also, वो बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्शन नहीं कर सकती, नहीं करती है, ठीक है, बट क्या कर सकती हैं, कैन रिएक्ट विद स्टीम। किससे रिएक्शन करती है बेटा? वो स्टीम से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम जैसे कि जिंक है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जिंक जो है, जिंक मेटल जो है आपका कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता, बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता, किससे करेगा? ये स्टीम से, वाटर की स्टीम से रिएक्शन करेगा। और क्या प्रोड्यूस करता है ये? जिंक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करेगा? जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। स्टीम से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर लिखा है मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, बिकॉज यहाँ पर वाटर था, ठीक है ना, अभी भी वाटर है लेकिन गैसेस फॉर्म में, पहले लिक्विड था इसलिए हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली आपको मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पर स्टीम है इसलिए आपको ये सॉलिड कंपाउंड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड तो आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, कैसा होता है ये? बेसिक नेचर का होता है, साथ में ये एसिडिक नेचर भी शो करता है, बिकॉज ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ओके। इसके बाद अब बात करते हैं, अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते, कहते हैं अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते। वो किससे रिएक्शन करते हैं? आपके रेड हॉट मेटल की रिएक्शन कराते हैं। मेटल को भी हीट करना पड़ता है, मेटल को भी हाई टेम्परेचर पर हमें हीट करना पड़ता है, तब जाकर के वो रिएक्शन करते हैं, ओके। तो यहां पर आप बट यहां पर लिखेंगे बट आयरन डू नॉट रिएक्ट विद हॉट और बॉइलिंग और स्टीम वाटर, ठीक है, इनसे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। किससे रिएक्शन करता है? कैसे रिएक्शन करता है? देखो आयरन है, आयरन को हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर रेड हॉट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेड हॉट आयरन है ये, रेड हॉट आयरन, मतलब आयरन को इतना हीट किया कि वो रेड हॉट हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम स्टीम पास करते हैं, H2O क्या है? स्टीम फॉर्म में है, स्टीम पास करते हैं। कब तक करते हैं? फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम, बहुत लंबे टाइम तक हमें स्टीम पास करनी पड़ती है, फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम।
ठीक है। तो इससे कंपाउंड बनता है आपका Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Fe3O4 को हम बोलते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ये आपका एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है ना। इसमें 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं FeO.Fe2O3। देखो 2 ऑक्साइड इसके अंदर आयरन के, एक आयरन +2 है, एक आयरन +3 है, इसलिए इसको बोला गया है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। इसका एक और नेम है फेरोफेरी ऑक्साइड, फेरोफेरी ऑक्साइड, इसको फेरोफेरी ऑक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आते हैं बहुत सारे मेटल्स है, वो अब किसी भी तरह से वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर से किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। ये किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं, बिकॉज यहां पर इनके पास इतनी पावर नहीं है कि हाइड्रोजन को इसमें से डिस्प्लेस कर दे वाटर में से, इसलिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद वाटर इन एनी कंडीशन, ठीक है। इसलिए यहां पर ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। तो आप लोगों को देखा यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर हमने जो एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर देखो, ठीक, इसमें जो सोडियम पोटेशियम था पहले, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, जो वाटर से कंडीशन, वाटर से कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा उसके अंदर की मैग्नीशियम है वो बॉइलिंग वाटर से करता है। उसके बाद जिंक पढ़ा, वो ओनली स्टीम से करता है, वो लिक्विड वाटर से नहीं करता है। उसके बाद आयरन को हमने देखा कि आयरन आपका स्टीम से रिएक्शन करता है, कब, जब इसको रेड हॉट किया जाता है और प्रोलॉन्ग टाइम तक इसके अंदर हम स्टीम पास करते हैं, तब जाकर के यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपकी मेटल्स के अंदर डिफरेंट रिएक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। इससे पता चल रहा है कि मेटल्स की जो एक्टिविटी है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। मेटल्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लेस रिएक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। थर्ड रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो जो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, जनरली यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स हम कौन कौन से लेते हैं, HCl एंड H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स हम कौन से लेते हैं यहाँ पर, HCl और H2SO4, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। ये दोनों ही इसलिए लेते हैं बिकॉज ये आपके जो है ना, मतलब दोनों एसिड सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, बिकॉज इनका यूज जो है ना थोड़ा सेफ है, ठीक है ना, इसलिए हम इनसे रिएक्शन कराते हैं। दूसरे एसिड्स हैं, ये यूनिवर्सल एसिड भी बोल सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये जो एसिड्स हैं इनको लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह काफी ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो HNO3 है वो भी आपका एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ जो है ना मेटल्स आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। तो मेटल्स जो हैं यहाँ पर, जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटा, सॉल्ट बनाती है। क्या बनाती है ये, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं यहाँ पर, जो डाइल्यूट एसिड्स हमने लिए हैं HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे, जैसे मैंने बोला सोडियम है और पोटेशियम है, वो आपके रिएक्शन करते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएंगे ये, NaCl का प्रोडक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है इसके अंदर, हाइड्रोजन के बबल्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पर, तो सपोज डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा लेते हैं हम, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएंगे ये, K2SO4 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी हम यहाँ पर रिएक्शन ले, जैसे कि कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, और भी हम मेटल्स ले सकते हैं, जैसे कि जिंक मेटल हमने ले लिया,
ठीक है। जिंक की रिएक्शन कराएंगे हम किससे, डाइल्यूट HCl से। ये काफी सेफ रिएक्शन होती है, तो इसको हम लेबोरेटरी के अंदर करके देख सकते हैं। जिंक मेटल आपको मिल जाए कहीं और HCl मिल जाए तो आप उसको करा करके देख सकते हैं। जैसे जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स हम HCl के अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर ऐड करते हैं तो बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, गैस के बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2 एक्वस फॉर्म में बनेंगे, ये सब एक्वस सॉल्ट बनेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वाटर में सोल्यूबल है ये अभी, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। लेकिन हम बात करें कि कुछ मेटल्स जैसे कि कौन सा ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे कि कॉपर ले लिया, ठीक है ना। कॉपर की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराऊंगा या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्यों नहीं होती है, क्या रीजन है उसका, तो यहाँ पर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना कॉपर का, वो काफी कम है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वीक होता है, इसलिए ये इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया एंड प्लेटिनम हो गया, ये जो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट HCl और H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। क्यों होती है लो, बिकॉज इनके पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ होता है, इनका लेस नेगेटिव होता है, जो वो हमारे जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं आपके इस तरह से रिएक्शन करती हैं, इस तरह से इनका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा प्रिपेयर हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं इसके अंदर रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन हम इसके अंदर लेंगे, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो क्या होते हैं आपके, सॉल्ट किससे बनते हैं आप लोगों को पता है, एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उससे सॉल्ट बनता है। लेकिन एक सॉल्ट से मैं दूसरा सॉल्ट प्रिपेयर करना हो या एक सॉल्ट से हमें मेटल की रिक्वायरमेंट हो तो उसको यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी हमारे पास अगर लेबोरेटरी में कोई रिएजेंट अवेलेबल नहीं हो और हमें वो रिएजेंट चाहिए तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक मेटल होता है और दूसरा आपका एनाइन होता है, ठीक है। मेटल प्लस एक एनाइन होता है। तो एक रिएक्टिव मेटल जो होती है, मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड क्या बना, यहां पर सॉल्ट है, ऐसा नो। तो यहां पर देखो बच्चों कि जैसे मैंने ले लिया, यहां पर देखो एक कलर्ड सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक कलर्ड सब्सटेंस लिया मैंने CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया। इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, इसी एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, ये कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है आपका, ब्लू। कॉपर सल्फेट है ये आपका, कॉपर सल्फेट का कलर होता है आपका ब्लू, ये आपका ब्लू कलर का सब्सटेंस है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, आयरन। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, आयरन का नेल ऐड कर दिया, आयरन पाउडर हमने ऐड कर दिया, आयरन फिलिंग्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी। जैसे हम आयरन ऐड करते हैं इसके अंदर तो स्लोली जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। क्यों, बिकॉज इसके अंदर FeSO4 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और आपका जो कॉपर मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ये फेरस सल्फेट बनेगा, इस फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ये आपका सॉल्यूशन ग्रीन में चेंज हो जाता है और कॉपर मेटल जो ब्राउन कलर की मेटल है वो सेपरेट हो जाएगी सॉल्यूशन में से। जो आपने आयरन फिलिंग्स ऐड की उसकी सरफेस पर जाकर के क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और आपका जो सॉल्यूशन है वो स्लोली कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो ब्लू से किस में चेंज हो गया, सॉल्यूशन आपका ग्रीन में चेंज हो जाता है। ब्लू से किस में चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि रिएक्शन हो रही है। लेकिन मैं इसका रिवर्स करूं, अगर हम इसका रिवर्स करके देखें तो मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे कि आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इसके अंदर मैं कॉपर ऐड करूंगा तो नो चेंज, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्यों नहीं होती है रिएक्शन, बिकॉज कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इससे ये हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर का कि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव नहीं है, किससे, आयरन से।
अगर कॉपर मोर रिएक्टिव होता तो आयरन उसको यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसी तरह का कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो यूटिलिटी है ना, क्लास के अंदर हम बात करें लैब के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे सोल्ट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन एलिमेंट नहीं होते, मेटल्स नहीं होती, तो हमें कोई रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर मेटल की या सोल्ट की, तो इस प्रोसेस से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, तो ये आपकी मेटल्स की रिएक्टिविटी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।